नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आज की इस होने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। रिसेंट में जो टॉपिक अपना जो चल रहा था वो था आपूर्ति का क्षेत्र, यानी कि बीकॉम फाइनल ईयर का जो टैक्सेशन का जो पेपर है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स अपन देख रहे थे और उसमें भी जीएसटी का 3rd चैप्टर अपन लोग देख रहे थे। इसके संबंध में मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दी है। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो आपूर्ति के क्षेत्र के संबंध में कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनको आपूर्ति में शामिल किया जाता है कि बिना प्रतिफल के होने वाली कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन हैं, ऐसे लेन देन हैं जो बिना किसी प्रतिफल के होते हैं, परंतु उनको सप्लाई के स्कोप में यानी आपूर्ति के क्षेत्र में उनको शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी गतिविधियाँ व्यवसाय में या किसी भी व्यवसाय में कुछ ऐसे लेन देन या ऐसी गतिविधियां, ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें बिना किसी प्रतिफल के वो किए जाते हैं, फिर भी उनको उसमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको आपूर्ति माना जाता है इस वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत। इस वीडियो में आज अपन उन्हीं गतिविधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम CGST की धारा 7(1)(c) में कुछ गतिविधियां ऐसी मेंशन की गई है। ये मैं आपको बता देता हूं कि CGST एक्ट 2017 की जो धारा 7 और उसकी सब सेक्शन 1 और उसकी भी अंडर सेक्शन C है, उसमें कुछ गतिविधियां ऐसी दी गई है जो यद्यपि यानी कि बिना प्रतिफल की होती है, फिर भी उनको आपूर्ति में शामिल किया जाता है। जनरली ऐसे गतिविधियां या ऐसे लेन देन सामान्य अवस्था में अगर बिना प्रतिफल के की जाती है तो उनको आपूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है, पर कुछ अपवादजनक परिस्थितियां ऐसी है कि उनको आपूर्ति में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपका जो निकल के सामने आता है वो है व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण अथवा निस्तारण। व्यावसायिक संपत्ति, नाम देखिए आप, कौन सी व्यावसायिक संपत्ति, कोई निजी संपत्ति नहीं, ठीक है। व्यावसायिक संपत्ति का मतलब जिस संपत्ति का आप व्यवसाय में उसका यूज़ कर रहे हो, स्थायी रूप से स्थानांतरण हो जाता है, स्थायी रूप से परमानेंट अगर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उसका निस्तारण कर दिया जाता है तो ऐसा निस्तारण क्या होता है, आपूर्ति कहलाता है। जीएसटी एक्ट के तहत उसको सप्लाई माना जाता है। अब इसको एक अच्छे से आप उदाहरण से समझोगे कैसे। देखिए, कोई भी व्यावसायिक संस्था संपत्तियों का स्थायी आधार पर किया गया कोई भी स्थानांतरण या निस्तारण भले ही ये बिना प्रतिफल के किया जाए, आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। ये एक्ट में लिखा हुआ है तो हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे अपन कुछ भी अपने विवेक से कुछ भी अपना निष्कर्ष निकल सकता है, बट एक्ट में लिख दिया गया है तो अपने को मानना ही मानना है, ठीक है। एक्ट में लिखा गया है कि एक व्यावसायिक संस्था द्वारा व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी आधार पर किया गया कोई भी स्थानांतरण या निस्तारण भले ही ये बिना प्रतिफल के किया जाए, आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। ये वाक्य इतना व्यापक है कि इसमें सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी को बिना प्रतिफल के व्यावसायिक संपत्ति का स्थानांतरण भी आपूर्ति के क्षेत्र में आ जाता है। अब ये सूत्रधारी कंपनी क्या होती है भाई, और सहायक कंपनी क्या होती है भाई। अगर आपने हायर अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। सूत्रधारी कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो किसी कंपनी पर 51% शेयर से ज़्यादा उसका अधिकार रखती है या उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, तो ऐसी कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। अब सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी को बिना प्रतिफल के अंशों का ट्रांजैक्शन कर लेती है, उसको अंश ट्रांसफ़र कर देती है, तो इस तरह का ट्रांजैक्शन बिना प्रतिफल के हुआ है, फिर भी उसको क्या माना जाएगा, आपूर्ति। और ये जीएसटी के अंतर्गत इसमें जिस तरह से भी टैक्स लायबिलिटी लगती होगी वो लगाई जाएंगी। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। बट इसमें ध्यान रखने की जो एक मुख्य बात है वो ये है कि केवल ये उसी दशा में लागू होगा जब ऐसे संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया गया हो। अगर आपने सप्लाई दी है, ठीक है, अगर आपने जो सप्लाई किसी को बेचा है, माल बेचा है, तो आपको वो बिना प्रतिफल के भी आपने बेचा है, तो उसको अपन जीएसटी के इस सप्लाई में उसको तब मानेंगे जब अगर आपने इसको खरीदते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिला, आपने टैक्स चुकाया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने इसमें लाभ मिलने वाला है तो ही इसकी वो गतिविधि इसमें शामिल की जाएगी। जबकि ऐसी संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया गया हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने इसमें यूज़ किया है तभी ये गतिविधि शामिल होंगी। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, इसका पूरा चैप्टर है प्यारे बच्चों। खरीद पर जो कर चुकाते हैं अपन या आपने सप्लाई प्राप्त की है उस पर कोई जो टैक्स चुकाते हो, उसको अगर अपन
आपूर्ति देते समय जो टैक्स वसूल किया जाता है उसमें से घटाकर अपन जो टैक्स बचता है उसको गवर्नमेंट को चुकाते हैं, उसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं। अगर इस तरह का समायोजन अगर आपने ऐसे बिना प्रतिफल के जो माल ट्रांसफ़र कर रहे हो या सेवा दे रहे हो ना, उसमें अगर किया है तो उस गतिविधि को 100% अपन उसमें शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल रहा है उसमें, तो वो उसमें सप्लाई में काउंट नहीं होंगी। अब देखिए इसमें एक उदाहरण है अच्छा सा, इससे आप इसको समझ सकते हो। ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने पुण्यार्थ स्कूल को कुछ पुराने कंप्यूटर बिना प्रतिफल के स्थायी रूप से दे दिए। इस कंप्यूटर पर इनपुट कर जमा उपयोग की गई थी। ABC लिमिटेड के लिए पुराने कंप्यूटर दान में देना आपूर्ति माना जाएगा। अब देखिए, स्कूल होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, कुछ भी संस्था हो सकती है जो दान करने या पुण्यार्थ या सेवा करने के लिए काम कर रही है, कुछ भी, कोई NGO है, कुछ भी है, ठीक है, बट उनका पंजीकरण होना ज़रूरी होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड अगर कोई संस्था धर्मार्थ या पुण्यार्थ कामों में लगी हुई है, ठीक है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ये लोग एजुकेशन ही देते हैं ये संस्थाएं, ठीक है। अब कोई कंपनी है या कोई लिमिटेड कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसने जैसे उसके पुराने कंप्यूटर्स हैं, वो पुराने कंप्यूटर्स उसने दान दे दिए ऐसी स्कूल या एजुकेशन को काम किसी भी उपयोग के लिए चालू स्थिति में थे और उनको दान कर दिया, परमानेंटली उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया स्थायी रूप से। अब ये संपत्ति किसकी थी? उस कंपनी की स्थायी संपत्ति थी, पर इन्होंने स्थायी रूप से ऐसे व्यावसायिक संपत्ति थी उसकी कंपनी की, और इन्होंने उसको एक धर्मार्थ संस्था यानी स्कूल को दान कर दिया, ठीक है। बट जब इन्होंने ख़रीदा था ये कंप्यूटर वगैरह, तो इस कंप्यूटर पर इन्होंने टैक्स चुकाया होगा, ठीक है, तो इन्होंने ज़रूर इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट्स में मिली होंगी। तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने दान के रूप में स्थानांतरण किया है तो ये एक सप्लाई मानी जाएंगी, समझ रहे हो, सप्लाई मानी जाएंगे, भले ही उन्होंने बिना प्रतिफल के ये ट्रांसफ़र किया है। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई पुरानी कार है, मोटरसाइकिल है जो व्यवसाय में आपके काम आती है, किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग है, जैसे व्यवसाय में कोई ऐसी बिल्डिंग थी जब आपके व्यवसाय में काम नहीं आ रही है, अब उसको किसी स्कूल या कॉलेज को आप दान कर देते हो तो वो परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया है आपने उसको, तो ऐसी स्थिति में उसको GST एक्ट के तहत उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला पॉइंट जो आपका आता है वो है, अगला पॉइंट है आपका संबंधित व्यक्तियों अथवा भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति, ठीक है। अगर आपने संबंधित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों का अर्थ समझ लिया है तो आप ये आसानी से समझ जाओगे। देखिए, संबंधित व्यक्ति का मतलब ये होता है कि अपने कोई रिश्तेदार हों या कंपनी में जैसे कर्मचारी और नियोक्ता होते हैं, इसमें डेफिनेशन दी गई है संबंधित व्यक्तियों की अच्छे से। संबंधित व्यक्तियों के मध्य अगर अथवा या भिन्न व्यक्तियों के मध्य माल या सेवाओं दोनों की आपूर्ति यदि बिना प्रतिफल के की जाए तो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए से आपूर्ति माना जाएगा। साफ साफ एक्ट में लिख दिया है, अपनी तरफ से कोई ध्यान लगाना ही नहीं है, अपने को अपनी बुद्धि लगानी नहीं है, एक्ट में लिख दिया है तो बस अपने को मानना है, ठीक है। एक्ट में लिख दिया है कि संबंधित व्यक्तियों के मध्य, अब संबंधित व्यक्ति की डेफिनेशन इसमें दी गई है, भिन्न व्यक्तियों का मतलब इसमें समझाया गया है क्या होता है। अगर बिना प्रतिफल के आप वस्तु या सेवा का ट्रांसफ़र करते हो या लेन देन करते हो किसी भी स्थिति में, तो उसको क्या माना जाएगा? आपूर्ति माना जाएगा। लोग क्या होते हैं कि टैक्स बचाने के चक्कर में बिना प्रतिफल के ट्रांसफ़र दिखा देते हैं, बिना प्रतिफल के सेल्स दिखा देते हैं। उसको, इस चीज़ को इसमें लाने के लिए, आपूर्ति के क्षेत्र में लाने के लिए, या ऐसे जो हथकंडे लगाते हैं व्यापारी लोग, उसको दूर करने के लिए ही ये प्रोविज़न बनाया गया है कि चाहे आपके संबंधित व्यक्ति यानी कि आपके रिश्तेदारों को आप गिफ्ट के तौर पे कुछ भी दे देते हो और उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपका, ऐसा सोचते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्ट में लिख दिया गया है कि माल अथवा सेवा दोनों की आपूर्ति अगर आप बिना प्रतिफल के संबंधित व्यक्तियों को या भिन्न व्यक्तियों को करते हो तो वो आपके आपूर्ति के क्षेत्र में उसमें शामिल किया जाएगा। अब संबंधित व्यक्तियों के बारे में इसमें देखिए लिखा गया है कि संबंधित व्यक्ति कौन कौन होगा। धारा 15 में संबंधित व्यक्तियों को इसमें बताया गया है, ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक हो सकते हैं। एक दूसरे के व्यवसाय में, जैसे मेरे व्यवसाय में किसी अन्य रिश्तेदार को मैंने उसमें संचालक या डायरेक्टर बना दिया और उसके व्यवसाय में मेरे को डायरेक्टर या कुछ ऐसा बना दिया, तो हम लोग संबंधित व्यक्ति हो गए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में वैध रूप से स्वीकृत साझेदार हो सकते हैं। पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो 2, 4, 5 साझेदार होते हैं, तो वो संबंधित व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति नियोक्ता या कर्मचारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लीजिए, जैसे सरकार हमारी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है और हम उसके एम्प्लॉय हैं, तो सरकार और हम एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। सरकार को मैं कोई चीज़ ट्रांसफ़र करता हूँ या सरकार मेरे को कोई ट्रांसफ़र करती है किसी भी तरह की गुड्स या सर्विस की, तो वो संबंधित व्यक्तियों के बीच लेन देन माना जाएगा। दूसरा अगर अपन देखते हैं
कोई भी व्यक्ति जो दोनों के मताधिकार वाले प्रभावी अंशों के 25% या अधिक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी नियंत्रण रखता है तो वह धारण करता है। ये साफ साफ एक्ट में लिखी गई चीज़ें हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। किसी भी कंपनी में 25% शेयर या 25% तक का अधिकार, मताधिकार अगर आप उसमें रखते हो, उसका अधिकार आपका है 25% तक का, तो वो संबंधित व्यक्ति हो जाएगा। उस संस्था में आप संबंधित हित रखते हो, वो आपसे संबंधित है। और इस तरह का अगर आप इन दोनों के बीच में किसी तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो वो बिना प्रतिफल के किया है तो उसको आपूर्ति माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप देखते हैं उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण रखता हो, ये कंपनी के संबंध में है। दोनों ही व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति पर नियंत्रित हो, दोनों व्यक्ति मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हो, वे एक ही परिवार के सदस्य हों। साफ साफ लिख दिया है। मतलब संबंधित व्यक्ति का आप अपने विवेक से भी पता लगा सकते हो किसी भी तरह से। ये सारी चीज़ें लगभग कवर कर दी है कि संबंधित व्यक्ति किस तरह का होगा। और व्यक्ति में वैध व्यक्ति शामिल है, व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय से संबंधित, ये इसका स्पष्टीकरण इसमें दिया है किस तरह से उसको माना जाएगा। एक दूसरे का एकमात्र एजेंट है या वितरक है या रियायती प्राप्त करता है तो उसको भी संबंधित व्यक्ति ही माना जाएगा। एजेंट, आप जैसे इंश्योरेंस कंपनी के आप एजेंट हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी के संबंधित व्यक्ति हो गए। किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों का मतलब परिवार में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब संबंधित व्यक्ति होते हैं। इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन अगर आपने बिना प्रतिफल के किया है तो वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। नियोक्ता एवं कर्मचारी के मध्य माल या सेवा दोनों की आपूर्ति। देखिए, एक नियोक्ता क्या होता है कि अपने कर्मचारी को कई सारी सुविधाएं देता है। ठीक है। कई सारे गिफ्ट भी दे देता है, किसी को कार दे देता है, किसी को मोटरसाइकिल दे देता है। तो इस एक्ट में इसको सप्लाई माना गया है और उसमें जीएसटी लगेगा 100%। ठीक है। और ये चीज़ जो है अनुसूची 3 में भी दी गई है। बट उपहार के संबंध में ये बताया गया है कि कोई नियोक्ता कर्मचारी को 50,000 या इससे कम तक का गिफ्ट देता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। गुड्स के संबंध में अगर 50,000 से अधिक का कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी के तहत उसको टैक्सेबल किया जाएगा। ये ध्यान में रखने की चीज़ है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, दिवाली के अवसर पर नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को 48,000 का एक स्कूटर दिया, वहीं दूसरे नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को 56,000 का स्कूटर उपहार में दिया, तो ये 56,000 वाला सप्लाई माना जाएगा और 48,000 वाला सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब भिन्न व्यक्ति के बारे में क्या है भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको कि संबंधित व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह का बिना प्रतिफल के ट्रांसफ़र होगा तो उसको अपन सप्लाई मानेंगे। भिन्न व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 25 और 4, इस अधिनियम की धारा 25 की सब सेक्शन 4 और 5 के अनुसार निम्न दशाओं में एक ही व्यक्ति को भिन्न व्यक्ति माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने एक ही राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में एक से अधिक राज्यों, देखिए इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। भिन्न व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे आपके एक से अधिक जगह पर व्यापार करते हो आप या अलग अलग करते हो। जैसे कि राजस्थान में भी व्यापार करते हो आप, राजस्थान में मान लीजिए कपड़े का व्यापार आप करते हो, गुजरात में आप होटल का व्यवसाय करते हो, महाराष्ट्र में आप किसी इलेक्ट्रिकल या किसी भी दूसरी तरह का व्यवसाय करते हो। इस तरह से अलग अलग जगह पर आपके अलग अलग व्यवसाय हैं और आपने सब जगह अलग अलग पंजीकरण करवा रखा है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो आप व्यक्ति तो एक ही हो बट आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा। अब आपने जैसे मान लीजिए राजस्थान में आपका कपड़े का व्यवसाय है और गुजरात में आपका होटल का व्यवसाय है, तो आपने राजस्थान से अपने व्यवसाय से कपड़े, अपने गुजरात वाले जो व्यवसाय है होटल में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको आपने मुफ्त में कपड़ों की सप्लाई दी है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये। तो आपने कपड़ों की जो सप्लाई दी है तो उसको आपूर्ति माना जाएगा। वो भिन्न व्यक्ति हो आपने सप्लाई तो अपने आप को ही दी है पर आपका रजिस्ट्रेशन अलग तरह से एक अलग व्यक्ति के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है गुजरात में, तो वो सप्लाई तो बिना प्रतिफल के की है आपने, बट उसको क्या मानेंगे अपन, आपूर्ति मानेंगे। आई थिंक इसी उदाहरण से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब शाखा को माल का भी हस्तांतरण कर सकते हो। जैसे आप एक बड़ा व्यवसाय है आपका और अलग अलग जगह पर ब्रांचें हैं, एक ब्रांच आपकी भीलवाड़ा में है, एक कोटा में है, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे, हर ब्रांच का रजिस्ट्रेशन आपने अलग करवा रखा है। अब मेन हेड ऑफिस जैसे मान लीजिए आपका जयपुर में है, अब जयपुर से सप्लाई आपने जोधपुर वाली ब्रांच को दी है बिना प्रतिफल के, माल बेचने के उद्देश्य से। ब्रांच में तो सिर्फ आपने माल भेजा है, अब अपनी ब्रांच से तो थोड़ी बेचोगे, यहाँ पर सप्लाई तो आपने दी है। दिल्ली में सप्लाई दी अपनी ब्रांच को, मुंबई में आपने सप्लाई दी अपनी ब्रांच को,
तो वो एक सप्लाई मानी जाएंगी और उस पर जीएसटी लगेगा। वो बिना प्रतिफल के किया है आपने, तो वो भिन्न व्यक्ति है, फिर भी आपने उसको सप्लाई दी है, तो बिना प्रतिफल के वो आपके जीएसटी के दायरे में सप्लाई उसको माना जाएगा। प्रधान एवं एजेंट के मध्य की माल की आपूर्ति सेम वैसा ही है। अगर आपने एजेंट नियुक्त कर रखा है और उसको माल की सप्लाई देते हो तो वो बिना प्रतिफल की होंगी, बट उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैटर जो बाकी है, आपको क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। जहाँ समझ में नहीं आया मुझे बताइएगा। तो ये कुछ गतिविधियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। संबंधित व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान की सेवाओं का आयात करता है, आपूर्ति व्यवसाय के दौरान तो व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। ये तो सारे विषय लक्षण थे कि एक किसको आपूर्ति मानेंगे, किसी लेन देन में इस तरह के गुण होने चाहिए कि किस तरह के गुण उसमें होने चाहिए ताकि उसको अपन आपूर्ति माने। तो ये है कुछ गतिविधियाँ। एक दो गतिविधियाँ और हैं जिसको अपन अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये थ्योरिकल मैटर है, आपूर्ति का क्षेत्र किस तरह से अपने को डिसाइड करना है। ऐसी गतिविधियाँ जो आपके शेड्यूल 2 और 3 में भी दी गई हैं, उनको आप ब्रीफ में देख सकते हो। तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। इसका बचा हुआ पार्ट अपन उसमें डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे।